बैंकॉक। इतने दिनों के बेहोशी के बाद जब आज रूहान की आंखें खुलती हैं, आँख खुलते ही उसके सामने अनुज दिखाई देता है, जो उसे ही परेशान होकर देख रहा था। रूहान उठते हुए, भाई आप। आह। अनुज जल्दी से रूहान को उठाकर बैठाते हुए, क्या कर रहे हो रूहान? अब तक तुम्हारी चोटें ठीक नहीं हुई हैं। रूहान खुद को देखता है, फिर चारों ओर देखता है तो उसे सब कुछ याद आता है कि उसके साथ क्या हुआ था और अब वो कहाँ पर है। रूहान, भाई स्वरा। रूहान के यह बोलते ही अनुज कहता है, देख रूहान, मैंने पहले ही कहा था, स्वरा तुझसे बहुत ही दूर जा चुकी है। तुम्हारी हरकतों ने उसे इतना ज़्यादा हर्ट किया दिया है कि वो वापस आना ही नहीं चाहती है। रूहान अब शांत होकर सामने देखते हुए, मैं उसके बिना जी नहीं सकता भाई। मैंने उसे हर्ट किया था। इस बात का पछतावा मुझे उसी दिन हो गया था। मैं उससे माफ़ी मांगने के लिए गया था, लेकिन वो सो चुकी थी, इसलिए मैंने उसे नहीं उठाया, यह सोचकर कि सुबह उससे माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन मैं उससे माफ़ी मांगता उससे पहले ही वो मुझसे इतनी दूर चली गई। कहते हुए रूहान गिल्ट से सर झुका लेता है। अनुज रूहान का सर झुकाए हुए देखकर बोलता है, लेकिन रूहान, तुम उसके बिना कैसे जी नहीं सकता? वो तो बस तेरे नाम की वाइफ थी। उसे तुमने शादी की थी, लेकिन बस हमारे घर में रखने के लिए। इसके बावजूद तो तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं था। रूहान अनुज को देखते हुए, बहुत कुछ है हम दोनों के बीच भाई। मैं उसे चाहने लगा हूँ, उससे प्यार हो गया है मुझे, उसकी आदत लग गई है मुझे। ये सब कब हुआ मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब मैं उससे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मुझे स्वरा चाहिए भाई। मैं वो सब कुछ करूँगा जो चाहेगी। मैं अपनी गलती की हर रोज़ उससे माफ़ी मांगूंगा। उसे हर वो हक, हर खुशी दूंगा जो इन बीते दिनों में नहीं दे पाया हूँ। बहुत चाहता हूँ मैं उसे भाई, बहुत चाहता हूँ। अनुज बस एकटक रूहान के दिल में स्वरा के लिए फीलिंग को सुन रहा था, देख रहा था और समझ भी रहा था, लेकिन अब वो भी कुछ नहीं कर सकता था। इस वक्त वो स्वरा को रूहान के पास आने का बोलकर और हर्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। ये सब कुछ रूहान को ही करना था। स्वरा को मनाना, समझाना, ये रूहान और स्वरा के बीच की बात थी, जिसमें अनुज बिल्कुल भी दखल नहीं दे सकता था। शाम के वक्त सिंघानिया बिला के क्वार्टर में छाया फाइल को सही से रख रही थी कि तभी टीना आकर उसे खींचते हुए वहां से लेकर जाने लगती है। छाया असमंजस में, टीना क्या हुआ? तो मुझे ऐसे कहाँ पर लेकर जा रही है? टीना छाया को जल्दी से लेकर जाते हुए कहती है, तेरे लिए एक सरप्राइज है। टीना और छाया एक होटल में पहुंचते हैं। छाया कंफ्यूज होकर होटल को देखती है, तभी उसकी आंखों पर टीना पट्टी बांध देती है। छाया तुरंत कहती है, ये क्या कर रही है तू टीना, और किस बात की सरप्राइज है? टीना छाया को संभालते हुए होटल के अंदर लेकर जाते हुए कहती है,
अरे चल तो, ज़्यादा सवाल जवाब मत कर। दोनों एक होटल रूम में पहुंचते हैं। टीना छाया को एक कपड़ा देते हुए कहती है, ये ले और जल्दी से चेंज करके बाहर आ, और याद रहे तू आँखों की पट्टी को नहीं खोलेगी। छाया हाँ बोलती है तो टीना चेंजिंग रूम में छाया को लेकर चली जाती है। छाया कपड़ों को छूते हुए, ये तो लहंगा है। फिर वह फ्रस्ट्रेट होकर, पता नहीं ये लड़की क्या करवा रही है, अब पट्टी खोलकर देख भी तो नहीं सकती। छाया बड़बड़ाते हुए चेंज करके बाहर आ जाती है। टीना ड्रेसिंग टेबल के सामने छाया को बिठाकर कहती है, छाया मैं तेरी पट्टी खोल रही हूँ, लेकिन तू आंखें नहीं खोलेगी। छाया फ्रस्ट्रेट होकर, क्या हुआ तुम्हें टीना, ये पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रही हो। टीना जिद करके, छाया तुम्हें मेरी कसम, तुम आंखें नहीं खोलोगी। छाया हाँ बोलती है। टीना पट्टी खोलकर छाया का मेकअप करने लगती है। गले में भारी सा हार, कानों में बड़ी बड़ी सी इयररिंग, मांग टीका, नथनी, चूड़ियाँ, पायल, ये सब कुछ छाया को आंखें बंद करके फील हो रही थी, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि राखी टीना करना क्या चाहती है। सब कुछ करने के बाद टीना फिर से छाया की आंखों में पट्टी को बांध देती है और उसे बाहर लेकर जाने लगती है। कुछ देर बाद टीना एक जगह ले जाकर छाया की पट्टी को खोल देती है और फिर उससे कहती है, अब तू आंखें खोल सकती है। छाया धीरे धीरे आंखें खोलती है तो पाती है मंदिर में एक प्यारा सा मंडप लगा हुआ था। प्रीत, सपना, दिव्या और ज्येष्ठा मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। आदित्य साइड बेंच पर बैठा फोन में बिजी था। छाया की नज़र अब जाकर रॉकी पर ठहर सी जाती है, जो दूल्हा बनके उसे ही देख रहा था। छाया खुद को देखती है तो इसने रेड कलर का लहंगा पहना था। वो बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई थी। रॉकी आगे बढ़कर छाया के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और सबसे पहले उसके पेट को चूम लेता है। फिर सर उठाकर वह छाया को देखते हुए कहता है, कितना बड़ा बेवकूफ़ गधा हूँ ना मैं हर बार तुम पर शक करता रहा और तुमने सिर्फ मेरे एक वादे को बचाने के लिए ये सब कुछ किया। कॉलेज के समय जब मैंने तुम्हें किसी और के ओंठों से तुम्हारे ओंठ जुड़े हुए देखे तो मुझे लगा तुम मुझे धोखा दे रही हो, लेकिन तुम्हारे साथ ये ज़बरदस्ती किया गया था, ये मुझे बाद में पता चला। और अब जब तुम मेरे बच्चे को अपनी कोख में पाल रही हो तो मैंने तुमसे ही इतना घटिया सवाल कर दिया। छाया, मैंने तुमसे प्यार तो कर लिया, लेकिन कभी तुम पर विश्वास नहीं किया, जिसकी वजह से मेरे बचपन में हुई घटना का असर है। मेरे पापा माँ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन मेरी माँ के बहुत सारे अफेयर थे, जिसे जानने के बाद पापा पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्होंने मेरी माँ को छोड़ दिया। फिर पापा ने मेरी परवरिश के लिए दूसरी शादी कर ली। मेरी दूसरी माँ मेरे जन्मे हुए माँ से भी बहुत अच्छी थी। मुझे कभी लगता ही नहीं था
कि मेरी असली माँ नहीं है। मेरी अपनी माँ के करतूतों का असर अब भी मेरे दिमाग से ख़त्म ही नहीं हुआ। शायद इसी का असर ये हुआ कि मैं तुम पर कभी पूरा विश्वास कर ही नहीं पाया। छाया, मुझे पता है मैंने बहुत ही बड़ी गलती की है, जिसकी सज़ा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। आज मैं तुम्हें हर रस्मों और हर कस्मों से अपना बनाना चाहता हूँ। इसके साथ ही मैं अपनी उस माँ को त्यागना चाहता हूँ जिसने मुझे जन्म दिया। मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ कि मैं फिर कभी भी तुम पर शक नहीं करूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम पर विश्वास करूँगा, बिना सच जाने। मैं तुम्हें एक शब्द तक नहीं कहूँगा। तुमने ही मुझसे हमेशा सच्चा प्यार किया छाया, जो मैं बेवकूफ़ कभी समझ ही नहीं पाया। रॉकी की बातों को सुनकर छाया की आंखों से बेइंतहा आंसू बहने लगती है। रॉकी खड़ा होकर छाया के आंसुओं को देखते हुए कहता है, तो आज मैं अपने बच्चे की माँ से पूछना चाहता हूँ, क्या वो मुझ जैसे बेवकूफ़ से शादी करेगी? जिंदगी भर के लिए मेरी बनेगी? छाया झट से रॉकी के गले लगकर रोने लगती है। रॉकी छाया के पीठ को सहलाते हुए कहता है, आई एम रियली सॉरी छाया। यह सब कुछ देखकर वहाँ खड़े प्रीत, दिव्या, ज्येष्ठा, सपना और टीना की आंखें नम सी हो गई। रॉकी छाया का हाथ पकड़कर मंडप तक ले जाते हुए उसे बैठाता है। छाया की आंखें अब तक नम थीं। उसे तो ये सब बिल्कुल एक सपने जैसे लग रहा था। रॉकी भी मंडप पर छाया के साथ बैठ जाता है। प्रीत, दिव्या, ज्येष्ठा, सपना और टीना भी मंडप के सामने चले जाती हैं। दिव्या पीछे मुड़कर नज़र घुमाकर आदित्य को देखती है। आदित्य अब भी फ़ोन पर बिजी था। दिव्या आदित्य के पास जाकर कहती है, आप नहीं जाएंगे? आदित्य अपने फ़ोन से ध्यान हटाकर दिव्या को देखते हुए कहता है, तुम जाओ वाइफी, मैं यहीं ठीक हूँ। दिव्या आदित्य का हाथ पकड़कर उठाते हुए, ऐसे कैसे, आप यहीं ठीक हैं? चलिए ना, कितना अच्छा लगेगा। आदित्य दिव्या से अपना हाथ छुड़ा कर कहता है, प्लीज़ वाइफी, मेरी आदत नहीं है ये सब में शामिल होने की। तुम जाओ ना, सब कोई तो वहाँ है ही। दिव्या उदास होकर आदित्य को देखती है तो आदित्य दिव्या के चेहरे को अपने हाथों में थामकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन ये भी बात है कि मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता। प्लीज़ मेरी बात को समझो। मुझे इन सब से बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। दिव्या एकटक आदित्य की आंखों में देखती है। आदित्य की फीलिंग को समझते हुए दिव्या मुस्कुराते हुए ओके कहती है। दिव्या के चेहरे पर मुस्कुराहट देख आदित्य भी मुस्कुराते हुए दिव्या के माथे को चूम लेता है। आदित्य दिव्या को छोड़ता है तो दिव्या मंडप की तरफ चली जाती है। पंडित के मंत्रों उच्चारण के साथ शादी की विधि शुरू होती है। एक एक करके रॉकी और छाया के रस्में होती हैं। रॉकी छाया का हाथ पकड़कर फेरे लेता है। 7 वचनों के चलते हुए रॉकी छाया को सारे वचन देते हुए
फेरे पूरे करती है। रॉकी छाया की मांग में सिंदूर भरकर और गले में मंगलसूत्र पहनाकर अपनी पत्नी होने का निशानी देता है। छाया अपने माथे को छूती है और फिर अपने मंगलसूत्र को बहुत गौर से देखती है। ये सब कुछ देखते हुए छाया के होठों पर मुस्कुराहट के साथ आंखों में खुशी के आंसू भी थे। शादी संपन्न होते ही सभी लोग सिंघानिया विला के लिए निकल जाते हैं। जाते जाते रात हो चुकी थी। टीना छाया को रॉकी के कमरे तक छोड़ती है। टीना छाया के कंधे को पकड़कर उसके कान में शरारत से कहती है, हाय मेरी छाया, तुझे नहीं पता तो कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। आज तो रॉकी खुद के कंट्रोल में ही नहीं रहने वाला है। वैसे अपने रॉक से कहना कि रात को ज़्यादा परेशान न करे। इतना बोलते ही टीना हंसने लगती है तो वहीं छाया शर्मशील नज़रें झुका लेती है। टीना वहाँ से चली जाती है तो छाया दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है। अंदर जाते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। बेडरूम को गुलाब के पंखुड़ियों और फूलों से सजाया गया था। लाइट होने के बावजूद मोमबत्तियां जलकर पिघल रही थीं। छाया जाकर बेड पर बैठ जाती है और रॉकी का इंतज़ार करती है। थोड़ी देर बाद ही दरवाज़ा खुलता है। रॉकी अंदर आता है। रॉकी के हाथ में बहुत से सामान थे। रॉकी छाया के पास जाकर बैठते हुए छाया को बैग देकर, ये लो, तुम चेंज कर लो, और ये रहे तुम्हारे छोले भटूरे, तुम्हें खाने का मन था ना? उसके बाद ये दवाई भी लेना है। मैंने डॉक्टर से सब कुछ पता कर लिया है कि बेबी के लिए दवाई काफ़ी ज़्यादा बेटर है। रॉकी बोलते ही जा रहा था और छाया मुस्कुराते हुए एकटक रॉकी को ही देख रही थी। रॉकी की नज़र अचानक छाया पर चली जाती है। छाया को मुस्कुराता देख रॉकी कंफ्यूज होकर कहता है, क्या हुआ? तुम स्माइल क्यों कर रही हो? छाया मुस्कुराते हुए रॉकी के हाथ से कपड़े लेकर कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इतना बोलते ही छाया वॉशरूम की ओर चली जाती है। छाया चेंज करके जब बाहर आती है तो उसे सामने रॉकी शर्टलेस खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसमें वह बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा था। रॉकी शर्ट को पहनने वाला होता है कि छाया उसे पीछे से हक कर लेती है। रॉकी छाया का हाथ पकड़कर उसे अपने आगे कर उसकी आंखों में देखने लगता है। छाया भी एकटक रॉकी को ही देख रही थी। छाया रॉकी के खुले सीने पर हाथ रखकर देखती है। रॉकी छाया के हाथ को झटके से खींचकर खुद से सटा लेता है। रॉकी छाया के बालों को कान के पीछे करते हुए झुककर उसके गालों पर किस करता है। फिर अचानक से गोद में उठाकर बेड पर उसे बैठा देता है। बैठाते ही रॉकी छाया को छोले भटूरे खिलाने लगता है। छाया चुपचाप रॉकी को देखते हुए खा रही थी। आखिर में छाया भी रॉकी को खिलाती है। दोनों का खाना होते ही रॉकी छाया को दवाई देता है और छाया को अच्छे से लेटाता है। रॉकी भी छाया के बगल में लेट जाता है। छाया रॉकी को देखकर, रॉक, आज हमारी सुहाग रात है। रॉकी झट से छाया को देखता है, फिर मुस्कुराते हुए
अपने हाथ छाया के गाल पर रखकर। सुहाग रात तो जब चाहे होती रहेगी, अभी का तुम रेस्ट कर लो। बोलते हुए रॉकी छाया के माथे को चूम लेता है। छाया रॉकी के गले में बाहें डालकर, सोच लो रॉक, कुछ दिन में मेरे 4th मंथ स्टार्ट होने वाले हैं, फिर तुम 8 महीने बाद ही टच कर सकते हो। छाया के इतना बोलते ही रॉकी के होठों पर गहरी मुस्कान आ जाती है। वह तुरंत छाया के ऊपर आकर कहता है, ओके, तो मना ही लेते हैं सुहाग रात। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े नीचे गिर जाते हैं और दोनों अपनी दुनिया में ही गुम हो जाते हैं। वक्त ऐसे ही बीतते जाते हैं। दिव्या, सपना, ज्येष्ठा और छाया 6 मंथ प्रेग्नेंट हो चुकी थी। वहीं रूही का 8वां मंथ चल रहा था। अब माया भी रूही का ध्यान रखने के लिए चली गई थी। अनुज वापस आ चुका था। उसे सपना का बहुत अच्छे से ध्यान जो रखना था, इसलिए वो बैंकॉक में नहीं रुक सकता था। रूहान की चोटें ठीक हो चुकी थी। रूहान बैंकॉक में ही रह रहा था। प्रीत इस वक्त प्रियांश के कमरे में थी। प्रियांश का कमरे में दिव्या की बहुत सारी तस्वीरें थीं। ये सब देख प्रीत को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। आज प्रीत एक मकसद से यहाँ आई थी। प्रीत प्रियांश की तरफ एक लिफाफा बढ़ा देती है। प्रियांश लिफाफा लेकर देखने लगता है। लिफाफे में बहुत सी लड़कियों की तस्वीर थी, जिसे देख प्रियांश प्रीत को देखते हुए, ये सब क्या है दी? प्रीत बेड पर बैठकर, मैंने इन सब लड़कियों का नेचर और बैकग्राउंड चेक किए हैं। सब बिल्कुल ठीक है और तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें से तुम्हें जो पसंद आए, हम उनकी फैमिली से बातें कर लेंगे। प्रीत की बात सुनकर प्रियांश हल्का सा हंस देता है और फिर वह मुस्कुराते हुए कहता है, आपको पता है दी, मेरी पसंद कौन है? इतना बोलते ही प्रियांश दीवार पर लगी दिव्या की तस्वीर की ओर देखता है, फिर अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए, वो है मेरी पसंद, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, सब कुछ वही है दी। प्रियांश लिफाफे को बेड पर फेंकते हुए, मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ दी। मैं इसके अलावा अपनी ज़िंदगी में किसी को भी जगह नहीं दूँगा। मैं बस उससे प्यार किया है और आखिरी सांस तक ऐसे ही करता रहूँगा। मैंने चाहे तो मेरी बने या ना बने। प्रीत लाचारी से प्रियांश को देखती है, फिर धीरे से कहती है, तो क्या तुम हमेशा के लिए ऐसे ही रहोगे प्रिंस? प्रियांश खड़ा होकर, कोई प्रॉब्लम है क्या दी? प्रीत अब बिल्कुल चुप हो जाती है। प्रीत अब नीचे जाकर नीलम से मिलती है। नीलम जी प्रीत को बैठने के लिए कहती हैं। एकदम से नीलम का चेहरा सीरियस हो जाता है। नीलम प्रीत के पेट को देखते हुए कहती है, बच्चा, आपने डॉक्टर को अच्छे से दिखाया है ना? प्रीत भी अपने पेट को देखते हुए कहती है, हाँ माँ, डॉक्टर ने तो सब नॉर्मल बताया है। हम दोनों भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रही हूँ। मेरा भी बहुत मन है माँ कि मेरे कोख में एक नन्ही सी जान पड़े, लेकिन हम कोशिश ही कर सकते हैं ना, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नीलम अब कुछ देर तक प्रीत के चेहरे को देखती है,
जिस पर प्रेग्नेंट न होने का गम साफ तौर से दिखाई दे रहा था। तभी शंकर जी आकर प्रीत के बगल में बैठ जाते हैं और उसके सर को सहलाते हुए कहते हैं, आप इतनी चिंता मत कीजिए बच्चा, सब कुछ होगा, बस सब्र कीजिए। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। प्रीत मुस्कुराते हुए शंकर जी के गले लग जाती है। तभी बाहर से अर्जुन आता हुआ कहता है, क्या ससुर जी, बाहर खड़े खड़े मेरे पैर दुख रहे हैं और आप अपनी लाडली को विदा करने के बजाय यहाँ बैठा कर रखे हुए हैं। शंकर जी जवाब देते हैं, दामाद जी, आपकी तो खातिरदारी ऐसे ही करनी पड़ेगी। आप अपने हमारी लाडली के कोख को सोनी जो करके रखी हुई है। अर्जुन आराम से सोफे पर बैठ के, ओहो ससुर जी, अगर मैंने आपकी लाडली को कोख भी भर दिया तो मैं रात को क्या करूँगा। अर्जुन के बेशर्मों भरी बातों को सुनकर प्रीत के गाल शर्म से एकदम लाल हो जाते हैं और उसके साथ प्रीत उसे घूर कर देखने लगती है। वहीं अर्जुन प्रीत को देखकर आई विक करता है। नीलम मुस्कुराकर देती हैं। शंकर जी भी हंसने लगते हैं और कहते हैं, अच्छा तो ऐसी प्लानिंग करके रखे हुए हैं। कुछ देर तक सब हंसते मुस्कुराते हुए बात करते हैं। फिर अर्जुन प्रीत को वहाँ से लेकर चले जाता है। उनके जाते ही शंकर नीलम से, क्या कहा प्रिंस ने। नीलम उदासी से जवाब देती है, प्रिंस दिव्या को भूलना ही नहीं चाहते हैं। उन्होंने प्रिंस से कहा है कि वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, वो ऐसे ही खुश हैं। शंकर सोफे पर टिक कर कहते हैं, अगर यही प्रिंस की खुशी है तो ठीक है, अब हम उन्हें बिल्कुल फोर्स नहीं करेंगे। उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। नीलम जी बस शंकर को देखती ही रह जाती हैं। ज्येष्ठा आईने के सामने अपने पेट को देख रही थी, जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और साथ में ही उसे बहुत भारी भी लग रहा था। ध्रुव अपने फ़ोन पर बिजी होते हुए कमरे में आता है और ज्येष्ठा पर बिना ध्यान दिए बेड पर जाता है। उसके ऐसा करने से ज्येष्ठा जोर से चिल्लाती है, ध्रुव। हड़बड़ाते हुए ध्रुव अपना फ़ोन साइड में रखकर ज्येष्ठा को देखते हुए, क्या हुआ बेबी। ज्येष्ठा, तुम्हारा बेबी इतना भारी है, मुझसे तो उठाया भी नहीं जा रहा है, और देखो मैं कितनी मोटी दिख रही हूँ। ध्रुव मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर ज्येष्ठा के गालों को खींचते हुए कहता है, मेरी गोलू मोलू बेबी, पता है तुम ऐसे में कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही हो, और तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूँ ना अपनी बेबी और हमारे बेबी का वेट को उठाने के लिए। इतना बोलते ही ध्रुव ज्येष्ठा को गोद में उठा लेता है। ज्येष्ठा अपनी बाहें ध्रुव के गर्दन पर लपेटे रोने जैसी सूरत बनाकर कहती है, तुम्हारा बेबी मुझे रात को बिल्कुल भी नहीं सोने देता। पहले तुम मुझे रात को सोने नहीं देते थे और अब तुम्हारा बेबी बार बार बस किक करता है जैसे मैं कोई फुटबॉल हूँ। ध्रुव ज्येष्ठा को बेड पर बिठाकर उसके पेट पर हाथ रखकर, मेरे शेर या सेनी, ये गलत बात है ना, मम्मा को ऐसे परेशान नहीं करते। ध्रुव के इतना बोलते ही बेबी किक करता है। ध्रुव ज्येष्ठा को देखता है।
जो मुस्कुराते हुए अपने पेट को देख रही थी। ज्येष्ठा एकदम से हंसते हुए कहती है, देखा ध्रुव, तुम्हारे शेर या सेनी तो अभी से तुम्हारी बात मान ही नहीं रहे हैं। ध्रुव घूर कर पेट को देखते हुए कहता है, बाहर आने दो, फिर मैं बताता हूँ। सपना बेड पर बैठी अपने पेट को सहला रही थी। अनु पास में बैठी सपना के पेट को देखते हुए कहती है, मम्मा, बेबी कितना बड़ा हो गया है ना, ये बाहर कब आएगा मम्मा। सपना मुस्कुराते हुए अनु के गाल को छूते हुए कहती है, बस 3 मंथ और फिर हमारा बेबी आपके साथ खेलेगा। अनु बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अनुज अंदर आते हुए फ्रूट को देते हुए, सना इसे खा लो, शायद बेबी को भूख लगी होगी। सपना तुरंत कटे हुए फ्रूट्स लेकर खाने लगती है। खाते खाते वह कहती है, मुझे रसगुल्ला खानी है। अनुज मुस्कुराते हुए सपना के गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं अभी लेकर आता हूँ। वहीं आदित्य के कमरे में दिव्या पूरी तोड़ फोड़ कर रही थी। वह आदित्य पर हर चीज़ें फेंक रही थी और नाराज़गी से चिल्ला रही थी, आपने कहा था ना आप जल्दी आएंगे, लेकिन आपने इतना लेट किया। मुझे पार्क में घूमना था, मुझे मूवी देखनी थी। आप बहुत बुरे हो, आप बस अपने काम पर ही ध्यान देते हैं। यहाँ से चले जाइए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। जाइए यहाँ से, आज आप कमरे में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आदित्य हर चीज़ों से बचते हुए, वाइफी स्टॉप, तुम्हें लग जाएगी। बहुत देर तक सामान फेंकने रहने के बाद दिव्या बेड पर बैठकर रोने लगती है। वह रोते हुए ही कहती है, आपको मेरी फिक्र ही नहीं है, बस आपको अपनी मीटिंग की ही पड़ी रहती है। यहाँ आपका बेबी हर वक्त मुझे परेशान करता है, कभी आइसक्रीम, कभी चॉकलेट, कभी स्पाइसी खाने की क्रेविंग करवाता है। कब उठने का मन करता है तो कभी चलने का, तो कभी मुझे लेटने का मन करता है और आप आराम से उधर रहते हैं। आदित्य दिव्या के पास जाकर उसके आंसुओं को पोंछता है, फिर अपने कान पकड़कर कहता है, आई एम सॉरी, फिर से ऐसी गलती नहीं होगी। दिव्या नम भरी आँखों से आदित्य को देखते हुए रोंदू आवाज़ में कहती है, मैं आपको ऐसे ही माफ़ नहीं करूँगी। मुझे पार्क जाना है और आपकी पनिशमेंट यह है कि आप मुझे गोद में उठाकर ही पार्क लेकर जाएंगे, फिर गोद में उठाकर ही घर वापस आएंगे। आदित्य दिव्या को हैरानी से देखता है और फिर कहता है, पूरे 1 घंटे का रास्ता है, मैं तुम्हें कैसे लेकर जा सकता हूँ ऐसे उठाकर। दिव्या जिद करते हुए, मुझे नहीं पता, पर आपकी ये पनिशमेंट है, वरना। आदित्य तुरंत ही बोलता है, वरना क्या। आदित्य की पूछते ही दिव्या जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगती है। आदित्य अपने सर पर मारते हुए धीरे से कहता है, ओ गॉड, आपको यही लड़की मिली थी मेरी ज़िंदगी में लाने के लिए। आदित्य आगे बढ़कर दिव्या को गोद में उठा लेता है। उसके यह करते ही दिव्या रोना बंद कर देती है। आदित्य दिव्या के गाल पर किस करके
भगवान करे तुम्हारी जैसी परेशानी गाड़ी किसी को ना मिले। दिव्या घूर कर आदित्य की ओर देखती है तो आदित्य आगे बढ़कर कहता है, तुम्हारी जैसी कोई हो ही नहीं सकती है, बिकॉज ऑफ आदित्य सिंघानिया की दिव्या सिर्फ एक ही है जिसे सिर्फ आदित्य सिंघानिया ही संभाल सकता है। आई लव यू वाइफी। आदित्य की बात सुनकर दिव्या मुस्कुराने लग जाती है।